कितनी है मेरा है कि लाडली वालों, मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं। आना बहुत मुश्किल था। मैं तेलंगाना में था चुनाव प्रचार में, कल दिन में 3-4 सभाएं थी, लेकिन मुकेश भाई की आवाज में ऐसा कुछ असर था, ऐसा कुछ जादू था कि इन्होंने आमंत्रित किया तो मुझे लगा कि मुझे लाडनू जरूर जाना चाहिए। उसके लिए चाहे जितने प्रयास करने पड़े। मैंने सुबह हैदराबाद से 5 बजे की फ्लाइट पकड़ी, पूरी रात में 1 मिनट भी सोया नहीं। सुबह जयपुर लैंड किया, फिर जयपुर से चार्टर्ड प्लेन पकड़ के हम लोग सीकर में लैंड किए, तारपुरा में, फिर वहां से बाई रोड फिर वापस लौट के जाएंगे। इस तमाम कवायद के बीच में आपके बीच पहुंचा हूं ये कहने के लिए कि आने वाली 25 एसपी का ऑफिस लेकर के आया, आप इसलिए वोट दीजिए। ये आपके अपने हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, युवा हैं। एक नेता में जितनी खूबियां और जितनी अच्छाइयां होनी चाहिए, मुझे लगता है मुकेश भाकर में उससे कई गुना ज्यादा ये चीजें प्राप्त होती है। मैं तो इनकी हिम्मत के लिए आपके बीच में आया हूं, मैं इनका हौसला बढ़ाने के लिए भी आपके बीच में आया हूं। जो लड़ाई ये लड़ते आ रहे हैं पिछले 5 वर्ष नहीं, पिछले कई वर्षों से, छात्र राजनीति से लेकर के यूथ कांग्रेस की राजनीति से लेकर के अब तक जो ये राजनीति करते आ रहे हैं, मैं उस राजनीति को संबल देने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मेरे जनपद का नाम प्रतापगढ़ है, आपके भी सूबे में, आपके भी राज्य में एक प्रतापगढ़ है। मैं अपने सूबे के प्रतापगढ़ से आपके बीच में आया हूं यह कहने के लिए कि दरअसल इस वक्त देश जिस मुहाने पे खड़ा है, ऐसे में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस भीड़ में पहचान ही नहीं पा रहा हूं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन दलित है, कौन किस समाज का है। ये जो 36 बिरादरियां, 36 कौमें जिनका नारा हम सुना करते हैं, आज अगर उसे चरित्रार्थ रूप में कहीं देखना हो तो लाडनू के बस स्टैंड पे आके कोई भी देख सकता है। मेरी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई है, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। इलाहाबाद, वो इलाहाबाद जहां गंगा और यमुना 2 पवित्र नदियां मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती है, संगम होता है, वहां नदियों का संगम होता है। लेकिन धर्मों का, सभ्यताओं का, संस्कृतियों का और प्यार मोहब्बत का संगम कहीं देखना हो तो कोई भी आकर के लाडनू में देख सकता है। मैं लाडनू की इस धरा को सलाम करता हूं। मैंने कहा ना, देश एक अलग मुहाने पे खड़ा है। आज दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक लड़ाई इस बात की है कि एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो ये कहते हैं कि देश गांधी की विचारधारा से चलेगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा, जो ये कहते हैं कि ये देश मौलाना आजाद के सपनों से चलेगा, जो ये कहते हैं कि ये देश पंडित नेहरू के खून पसीने से सींचे गए भारत की उस बुनियाद से चलेगा। लेकिन एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि नहीं, देश महात्मा गांधी नहीं बल्कि गोडसे की विचारधारा से चलेगा, जो ये कहते हैं कि देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से नहीं चलेगा, तानाशाही से चलेगा। एक रात 8 बजे कोई नमूदार होगा टीवी चैनलों पे और कह देगा कि भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट रद्दी हैं और अगले दिन सुबह से आप ईवीएम एटीएम की कतारों में, बैंकों की कतारों में खड़े हो जाएंगे अपना पैसा बदलवाने के लिए। नारे याद है आपको? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस समय पेट्रोल डीजल कितने में था? 58 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर। गैस सिलेंडर कितने का था? 400 रुपए का। फिर मोदी जी ने कितने का बेचा? 1200 रुपए का। लेकिन मैं राजस्थान की सरकार को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि 1200 रुपए का बिकने वाला गैस सिलेंडर राजस्थान की सरकार ने 500 रुपए का बेच करके पूरे हिंदुस्तान को संदेशा दिया कि अगर सरकार चाह ले, अगर सरकार जनता की भलाई चाह ले तो 1200 रुपए का गैस सिलेंडर भी 500 रुपए का बेचा जा सकता है। और आज जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें जानते हैं राजस्थान की सरकार ने क्या कहा? कि हमने 500 का बेचा था लेकिन अब 500 भी महंगा है, उसको और सस्ता करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम उसको 400 रुपए का बेचेंगे। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे? हम अच्छे दिन लाएंगे,
भैया ये कौन सा अच्छा दिन था जहां 58 रुपए का पेट्रोल डीजल 100 रुपए का बिकने लगा, गैस सिलेंडर 400 वाला 1200 का बिकने लगा। अरे ऐसा अच्छा दिन नहीं चाहिए हमें। मैं तो कवि हूं, शायर हूं, मैं तो पूरे देश में घूम घूम के कहता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जहां चीजें सस्ती हुआ करती थी, लोगों में प्यार मोहब्बत हुआ करता था, हमें वो पुराने दिन चाहिए। यहां माएं बहनें बैठी हैं, याद करिए खाने का तेल, सरसों का तेल हो या और बाकी जो खाने का तेल है, उस समय कितने का था? 70 रुपए किलो था। आज साहब ने क्या रेट में बेचा? 200 रुपए के पार पहुंचा दिया। सबसे ज्यादा तो महंगाई की मार हमारी माएं बहनें झेलती हैं। सुबह आप जब रसोई में जा करके चाय बनाने के लिए गैस का बर्नर ऑन करती हैं तो कितने अरमान जलते हैं उसके साथ। आप जब सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती हैं तो उसके साथ आंसू भी गिरते हैं। इस सरकार ने क्या जुल्म नहीं किया आपके साथ, और आज फिर कहते हैं कि हमें मौका दीजिए। आज आकर के राजस्थान में कहते हैं प्रधानमंत्री जी ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनको प्रधानमंत्री नहीं रहना है बल्कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है। इस तरह से राजस्थान में घूम रहे हैं। अच्छा, ऊपर से बातें कितनी बड़ी बड़ी। पार्लियामेंट में जब भी खड़े होंगे, मैं तो बैठता हूं पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री जी सामने बैठेंगे और कहेंगे बताइए कांग्रेसियों आपने 70 साल में क्या किया। एक दिन जब ऐसे ही बोल रहे थे कि बताओ कांग्रेसियों 70 साल में आपने क्या किया, तो आगे खरगे साहब बैठे थे। खरगे साहब पलटे बोले इमरान मत बताना, बता दोगे तो ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, ये बेचने के अलावा कुछ नहीं जानते। मैं तो लाडू के बस स्टैंड पे खड़ा होकर के एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मीडिया के साथी इसे नोट करें कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। मेरे भाई, इस देश को कांग्रेस आगे लेकर के चल सकती है, इस देश को कांग्रेस आगे लेकर के चल सकती है। इस देश को सजाने में, संवारने में, अंग्रेजों से आजाद कराने में योगदान किसका रहा? कांग्रेस का। वो पीढ़ी जिसने निर्माण का दर्द झेला है वही समझ सकती है कि विरासत को सहेजा कैसे जाए। जिन्हें सजा सजाया देश मिल गया वो सिर्फ बातें करते हैं, भाषण देते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तो ये कहता हूं कि ये इलेक्शन सिर्फ राजस्थान की विधानसभा का इलेक्शन नहीं है, ये 2024 का सेमीफाइनल है। इसलिए आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। और मैं खास तौर से अकलियत के लोग जो यहां मौजूद हैं, मैं उनसे भी मुखातिब होकर के ये बात कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे, कोई हाथी पे चढ़ के आएगा, कोई मांझा पकड़ के आएगा, कोई नया झंडा पकड़ के आएगा, लेकिन आपको होशियार रहना है। ये साजिश सिर्फ और सिर्फ बांटने की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो लड़ाई में भी नहीं है, वो चाहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करें, आपके जज्बात उभारें और फिर आप उनके झांसे में आ करके बट जाएं ताकि भाजपा जीत जाए। खेल सिर्फ बटने का है, आपको बटने से बचना है, क्योंकि इस मुल्क में मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, अच्छाई के लिए, अमन के लिए कोई लड़ रहा है तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। याद करिए भारत जोड़ो यात्रा, 4000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? मुझे याद है 6 सितंबर 2022 की वो शाम, जब हम सारे लोग, कांग्रेस परिवार के सारे लोग कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े थे और उस वक्त हम सोच रहे थे कि आखिर कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल जाएंगे कैसे। हम सब परेशान थे, लेकिन एक आदमी बहुत शांत चेहरा लेकर के शांत भाव से खड़ा था। उसके होठों पे सिर्फ एक नारा था, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। और उस नारे को लगाते हुए वो शख्स लाखों का हुजूम लेकर के जब कन्याकुमारी से आगे निकला
तो ऐसा लगता था कि जैसे पूरा भारत राहुल गांधी के साथ चल रहा हो। मैं चश्मदीद गवा रहा हूं, मैं चला हूं उनके कंधे से कंधा मिला करके, हजारों किलोमीटर चला हूं। रास्ते में जब मीडिया के साथी मुझसे कहते थे इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी को चलते हुए देख के क्या कहेंगे, तब मैं उनसे कहता था कि मैं राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूं और एक शेर पढ़ रहा हूं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। वो राहुल गांधी जो इस देश से नफरत कम करने के लिए सिर्फ एक नारा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, कोई राजनीतिक बातचीत नहीं। मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा आपको क्या लगता है 4000 किलोमीटर चलने से भाजपा हार जाएगी? तो मैंने कहा देखिए भैया राहुल गांधी बहुत विजनरी आदमी है, बहुत दूरदर्शी आदमी है। इस बार उन्होंने लंबा टास्क लिया है। वो जानते हैं इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी, इसलिए वो नफरत कम करने के लिए निकले हैं। और आज पूरी जिम्मेदारी से यहां खड़ा होकर कह रहा हूं लाडनू वालों, आज 21 तारीख है, 17 तारीख को मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी, छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो चुकी। मैं तेलंगाना के एक एक जिले में प्रचार करके दिन में 4-4, 5-5 सभाएं करता हूं, यहां आया हूं, तमाम राज्य घूम करके ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। अब पूरे देश की नजरें कहां हैं? राजस्थान पर हैं। और राजस्थान की मैं तो मानता हूं कि सबसे हॉट सीट है लाडनू। मुझे सचिन भाई का फोन आया कि इमरान राजस्थान आ रहे हो तो सबसे पहले कहीं जाना तो लाडनू जाना, मुकेश अपना भाई है उसके लिए जरूर जाना। मुझे दीपेंद्र हुड्डा का फोन आया, हमारे साथी हैं वो, उन्होंने कहा कि इमरान अगर राजस्थान आ रहे हो तो सबसे पहले कहीं जाना तो लाडनू जाना। मेरी मुकेश भाई से बहुत कम मुलाकातें हैं, ये अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। हम वहां पार्लियामेंट संभाले हैं, ये यहाँ असेंबली में लड़ते रहते हैं, मुलाकातें कम है। लेकिन मुझे लगा कि यार राजस्थान में जिस नेता से बात करो यही कहता है कि कहीं जाना तो पहले लाडनू जाना, तो लाडनू तो जरूर जाना चाहिए। मैं इसलिए आपके बीच में आया हूं कि पिछली बार आपने तकरीबन 13,000 वोट से जिताया था आपको ना, तो इस बार तो आंकड़ा बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। और मैंने सुना था परिवारवाद पे बड़े बड़े भाषण देने वाली भारतीय जनता पार्टी, वो राजस्थान में परिवारवाद कहां खो देती है पता ही नहीं चलता। पिछली बार पिताजी आए थे, इस बार सुपुत्र आए हैं, ऐसा ही है शायद। अच्छा, भाजपा को पता था कि पिछली बार जब पिताजी नहीं जीत पाए तो सुपुत्र क्या जीतेंगे, तो फिर बसपा से भी किसी को उन्होंने सहयोगी बना करके बुला लिया है। तो आपको बहुत होशियारी से, समझदारी से बस एक बात याद रखनी है कि ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की है, आईन को, जमहूरियत को बचाने की है। ये लड़ाई अगर आप नहीं जीतेंगे तो बहुत कुछ हार जाएंगे और इसका नुकसान आने वाली नस्लों को उठाना पड़ेगा। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। मुकेश बाकर के होठों पे हमेशा ये बात रहती है। इस शख्सियत ने आपके यहां विकास करते वक्त ये नहीं देखा कि कौन सा इलाका, कौन सा वार्ड, कौन सा पंचायत, कौन सा गांव किस समाज का है, किस बिरादरी का है। उसने एक नजर से ये देखा कि ये सब हमारे अपने हैं, हमारे मतदाता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे भाई हैं, हमारी माएं हैं, हमारी बहनें हैं। और अब इस लेवल पे उतर आई है भारतीय जनता पार्टी कि मुकेश भाकर को बदनाम करने के लिए किस किस झूठे प्रपंच का, किस किस छल का, किस किस तरह के आरोपों का सहारा ले रही है। मैं कल देख रहा था यहाँ के मीडिया के कवरेज, एक युवा से इतनी घबराई हुई है पूरी भारतीय जनता पार्टी कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता
महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और एक बेटी को हथियार बनाना चाहते हैं, ढाल बनाना चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अरे शर्म करो भाजपाइयों, शर्म करो। आपके मुंह से बेटी अधिकार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा लगता है, क्योंकि मेरी आंखों ने देखा है हाथरस कि किस तरह एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी लाश रात के 2 बजे बिना उसके परिवार के इजाजत के जला दी आपकी सरकार ने। आप बेटी सुरक्षा की बात करते हैं, आप बेटी सुरक्षा की बात करते हैं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के 15 अगस्त को महिला सशक्तिकरण और बेटी सुरक्षा पे भाषण देते हैं, और उधर गुजरात में उनके गृह राज्य में बिल्किस के बलात्कारी न सिर्फ रिहा किए जाते हैं बल्कि उन्हें माला पहनाई जाती है। हमने देखा है जंतर मंतर पर, हमने देखा है ओलंपिक लाने वाली बेटियां आंसुओं के साथ बैठी रहती हैं। नई संसद का उद्घाटन होता रहता है और उधर उन्हें पुलिस घसीटती है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। हमने देखा है आपके मुंह से बेटी सुरक्षा बेटी सम्मान की बातें झूठी लगती हैं। भाजपा के नेताओं, राजनीति का एक अस्तर होता है, जंग लड़ने के कुछ आदाब हुआ करते हैं। जंग लड़िए लेकिन बेटियों को ढाल मत बनाइए, झूठे आरोप मत लगाइए। मुकेश एकदम साफ सुथरे चरित्र का एक ऐसा नेता है जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है, जो 35 साल की उम्र में न सिर्फ पार्टी का चहेता है बल्कि जनता का भी चहेता है, पार्टी के नेताओं का भी चहेता है। वो आपका अपना है, तो उसके लिए आपका फर्ज है कि आप उसे पूरी जिंदा दिली के साथ, पूरे हौसले के साथ आने वाली 25 तारीख को वोट दीजिए। यहां मौजूद लियाकत अली साहब, उनके बारे में भी मैंने बड़ी तारीफें सुनी है। रावत खान साहब जो नगर पालिका चेयरमैन हैं, साकियत अली साहब, शौकत अली जी पीसीसी सदस्य, साबिर खान साहब पूर्व शहर अध्यक्ष, अमीन खान जी शहर अध्यक्ष, हनुमाना राम जी कासनिया प्रधान पंचायत समिति, जयराम जी ब्लॉक अध्यक्ष, कालू राम जी पीसीसी सचिव, कानाराम जी मेघवाल, कैलाश जी, निर्मल चौधरी भाई जो अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय के, ये तमाम साथी जो यहाँ मौजूद हैं, मैं इनके बीच में खड़ा होकर के आपसे ये कह रहा हूं कि दुश्मन बहुत शातिर है। वो जब जानता है कि अकेले नहीं जीत पाएंगे तो वो फिर तरह तरह के आडंबर रचता है। वो चाहता है कि थोड़े थोड़े वोटों का बंटवारा हो जाए और उसकी गाड़ी निकल जाए। लेकिन आपको ये समझना है कि आप लाडनू के लोग हैं और राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक लोग हैं। एक चीज याद रखिएगा, भाजपा के नेताओं से झूठा अगर आप ढूंढेंगे तो पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। वो भाजपा के एक विधायक जो है ना हमारे यहाँ के, वो एक गांव में पहुंचे, उन्होंने गांव वालों से कहा, आओ गांव वालों बताओ अपनी समस्या, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर दूंगा। गांव वाले भोले भाले थे आपकी तरह, वो आ गए, इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा साहब हमारी 2 समस्या है। बोले बताओ क्या समस्या है? बोले पहली समस्या यह है कि गांव में कोई भी अस्पताल नहीं है। तो नेताजी ने फोन निकाला, मोबाइल अपना, पता नहीं कहां मिलाया, डाटा क्यों नहीं है यहाँ पे हॉस्पिटल, कल यहाँ हॉस्पिटल दिख जाना चाहिए, डॉक्टर दिख जाने चाहिए। और फिर फोन रख के कहा चलो मैंने तुम्हारी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में कोई मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। यह है भाजपा की राजनीति। वो ऐसे झूठ बोलेंगे, ऐसे झूठ बोलेंगे, ऐसे झूठ बोलेंगे कि सहसा आपको विश्वास हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी जब भाषण देना शुरू करेंगे और जब देखेंगे कि रंग नहीं जम रहा है तो ऐसे भावुक हो जाएंगे कि जब रोहित वेमुला ने आत्महत्या की और पूरे देश ने सरकार पर थू-थू करना शुरू कर दिया तो प्रधानमंत्री जी एक दिन भावुक हो गए, रुमाल निकाल करके आंसू पोंछने लगे। किसी ने मुझसे कहा इमरान आप क्या कहेंगे, आप तो शायर हैं। मैंने कहा भाई वो किसी का एक शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये ऐसे लोग हैं, ये झूठ बोलेंगे, बरगलाएंगे आपको। आप बताइए ऐसी योजनाएं कहीं देखने को मिलेंगी जो राजस्थान की सरकार लेकर के आई है? कमाल की योजनाएं हैं। मैं तो तेलंगाना में जा करके अभी मैं कल यहाँ चुनाव प्रचार समाप्त करूंगा और उसके बाद फिर तेलंगाना जाऊंगा, तो तेलंगाना में भी लोगों से ये कहूंगा कि भाई जिस तरह की योजनाएं लेकर के आई है कांग्रेस पार्टी, अगर वो योजनाएं लागू हो जाएं तो राजस्थान में न तो कोई व्यक्ति गरीब रहेगा,
न कोई व्यक्ति अनपढ़ रहेगा। हम बच्चों को क्या एक शानदार योजना है कि राज्य में राइट टू एजुकेशन कानून ला करके निजी यानी कि प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी। प्राइवेट स्कूलों की फीसें देखते हैं आप, लेकिन सरकार कह रही है कि हम 12वीं तक की शिक्षा फ्री करेंगे। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को 5 लाख तक का बिना ब्याज का लोन मुहैया कराएंगे ताकि वो अपना रोजगार कर सके। कितनी शानदार योजना है। 100 तक की जनसंख्या वाले गांव को भी सड़कों से जोड़ा जाएगा। कितनी शानदार योजना है। आवास का अधिकार ला करके हर व्यक्ति को आवास दिया जाएगा। कितनी शानदार योजना है। जातिगत जनगणना की जाएगी। पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा। एमएसपी कानून लाया जाएगा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से। 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जब एक तरफ भाजपा की सरकार दिल्ली में बैठ करके लोगों से रोजगार छीन रही हो और यह कह रही हो कि जाओ पकौड़ा तलो, पकौड़ा ही तो तलवा रहे हैं ना। लेकिन ऐसे में हमारी सरकार क्या करे कि हम नौकरी भी देंगे सरकारी और रोजगार भी मुहैया कराएंगे। तो मुझे लगता है इन तमाम योजनाओं के बाद क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या माएं, क्या बहनें, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दलित भाई, क्या पिछड़े, सबसे मेरी अपील है। मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं हैदराबाद था, हैदराबाद से यहां पहुंचा हूं। हजारों किलोमीटर का सफर तय किया है पिछले कुछ घंटे में। सिर्फ आपके सामने अपना दामन फैला करके अपने हमउम्र भाई के लिए, बिल्कुल नौजवान साथी के लिए आपसे अपील करने आया हूं कि आपने इस पौधे को लगाया है। पिछली बार आप ही ने तोड़ दे करके इन्हें विधायक बनाया। ये आपके अपने, ये वो पौधा है जिसे आपने रोपा है, जिसे आपने खाद पानी दी है। अब जब ये एक पेड़ की शक्ल अख्तियार कर चुका है तो फिर आपका फर्ज बनता है कि इसे और ताकत दीजिए। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, इसे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि मुकेश भाकर के लिए ये भूल जाइए कि सामने कौन है, उनका निशान क्या है, उनके झूठे वादे क्या हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान। बस एक बात याद रखिए कि आपकी आंखों में राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं। आपका बेटा मुकेश भाकर है, राहुल गांधी के पैर के छाले हैं जो शायद अभी सूखे भी नहीं हो। मैं उनके लिए आपके बीच में खड़ा होकर के कह रहा हूं। और यहां जो अकलियत के साथी हैं, मैं उनसे खास तौर से एक बात कहना चाहता हूं। अरे आप तो वो लोग हैं जिनका इस बात पर ईमान है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसको दे दी जाए। तो मुझे बताओ कि 4000 किलोमीटर चलने वाले राहुल गांधी ने नफरत कम करने का अगर बीड़ा उठाया तो यह कितना बड़ा काम है। इसके लिए ही एक एक शख्स को एकजुट होकर के राहुल गांधी को वोट करना चाहिए, क्योंकि नफरत की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत की बात करते हुए हिंदुस्तान की सड़कों पर चलना बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, अमित शाह जी कहा करते थे कि ये तो शहजादे हैं, ये तो राजकुमार है राहुल गांधी जी के लिए। लेकिन जब राहुल गांधी जी चल रहे थे सड़कों पर एक टी-शर्ट में, एक ट्राउजर में, एक जूते में, तब मैं प्रधानमंत्री जी को चिल्ला करके कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी आप जिसे शहजादा कह रहे थे वो तो हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फांक रहा है। और आप खुद को फकीर कहते थे, लेकिन आप तो 10 लाख का सूट पहनते हैं। और हवाई जहाज जानते हैं कितने का अपने लिए उन्होंने खरीदा है? 8,500 करोड़ का। हमारे आपके लिए बैलगाड़ी भी नसीब नहीं हो रही है, साहब 8,500 करोड़ के विमान में चल रहे हैं। ये हालत है कथनी और करनी में और सच्चाई में। राजस्थान की सरकार ने 5 साल आपकी सेवा की है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि उस सेवा के बदले में आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी धर्म बनता है कि राजस्थान सरकार को एक मौका और दीजिए ताकि जो योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं वो योजनाएं और मजबूती के साथ जमीन पर उतारी जा सकें। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं और आखिर में एक बात कह करके आपसे विदा लूंगा।
बस आपसे यह कहना चाहता हूं, चूंकि मुझे अगली सभा के लिए निकलना है। हाँ, शायरी भी सुना दो, तो सुनाना ही पड़ेगा। अच्छा, तेल भी बेच दिया? तेल बेचा तो बेचा, तेल निकाल भी लिया है लोगों का, ये भी है। देखिए, जिन्हें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, अकलियत के बहुत सारे साथी भी उनके झांसे में आ जाते हैं। मुझे किसी ने बताया कि डिंडवाना से एक बार टिकट दिया था उन्होंने किसी अकलियत के साथी को, किसी मुस्लिम भाई को, इस बार वो भी नहीं दिया। आप तो सिर्फ डिंडवाना देख रहे हैं, मैं तो राज्यसभा में बैठता हूं। राज्यसभा में 3 मुस्लिम सांसद हुआ करते थे भाजपा के। कौन? मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर, सैयद जफर इस्लाम। लेकिन एक झटके में किस डस्टबिन में फेंका है कि पता भी नहीं चल रहा है बेचारों का, कहीं नजर भी नहीं आते। और इधर आपके पड़ोस में जो हाल किया वो तो आपको पता ही है। और इधर ये हाथी पे सवार लोग आके आपसे कहेंगे कि कांग्रेस ने आपको दिया क्या है, तब उनसे कह देना कि भैया वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद को इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने रफी अहमद किदवई को इस देश का पहला कृषि मंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, गुलाम नबी आजाद को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, सलमान खुर्शीद को इस देश का विदेश मंत्री बनाया। और वो कांग्रेस पार्टी है के लिए आपके लिए लड़ने वाले, अपनी शायरी के जरिए पूरे देश में आपकी आवाज उठाने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में महाराष्ट्र से भेजा। तो आपको यह देखना है कि कथनी और करनी में, भाषण में, सच्चाई में कौन कहां खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के हर नारे झूठे हैं। उन्होंने पहला नारा क्या दिया? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर महंगाई कहां तक लाके खड़ी कर दी? बाप रे, आप सब्जी नहीं खरीद सकते। टमाटर तक जो 20 रुपए किलो बिकता था वो कितने में बिका? 250 रुपए किलो में। एक दिन मैं पार्लियामेंट जा रहा था, आंखों देखी बता रहा हूं आपको, मैंने देखा कि पार्लियामेंट से 50 मीटर दूर प्रेस क्लब है। प्रेस क्लब के बाहर एक टाटा 407 खड़ी थी और उसके सामने लाइन लगा करके सूट में, टाई में, जीन्स टी शर्ट में लोग खड़े हैं। तो मुझे लगा यार यहाँ क्या बंट रहा है जो लोग खड़े हैं। मैंने ड्राइवर से कहा भैया गाड़ी रोको। पलट के जब मैंने पूछा भाई यहाँ किस बात की लाइन है, तो बोला सब्सिडी वाला टमाटर बिक रहा है। ये हालत कर दी है। दूसरा नारा क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इसमें एक बात जोड़ देता हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन किससे? भाजपा के नेताओं से। क्योंकि हमने देखा है कि कश्मीर में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो बलात्कारियों के समर्थन में यात्रा निकाली भाजपा के नेताओं ने। हाथरस में उस बिटिया के आरोपियों को बचाने के लिए भाजपा के कई नेता खड़े हो गए। उन्नाव में भाजपा का विधायक जेल काट रहा है बलात्कार के आरोप में, सजा भुगत करके। तो मेरे भाई, इनके सब नारे झूठे, सब नारे। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, उसकी सच्चाई आप देख ही रहे हो। उसके सबसे बड़े शिकार तो मेरे ख्याल है यूनुस साहब ही हैं, सबसे बड़े शिकार। ऐसा सबका साथ, ऐसा सबका विकास किया है कि मुख्तार अब्बास नकवी में अकेले में मिलकर पूछूं कि साहब कैसा लग रहा है सबका साथ सबका विकास, तो बेचारे वो उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं। एमजे अकबर से पूछो तो शब्द ही नहीं निकलते हैं, जफर इस्लाम से पूछो तो शब्द ही नहीं निकलते हैं उसके मुंह से। ऐसा सबका साथ सबका विकास किया है कि बस गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। ये भाजपा के नेता जब टीवी चैनलों पे बैठ के कहते हैं कि हम गरीबी मिटाएंगे, तब मेरा मन करता है मैं उनसे कह दूं कि गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे? गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है। गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे? ये गरीबी नहीं मिटाना चाहते, ये गरीबों को मिटाना चाहते हैं। इन्होंने देश की वो हालत कर दी है कि ये पहले भाषण देते थे, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी क्या कहती थी कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो देश की इज्जत घटती है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए की हैसियत क्या है पता है? 83 रुपए। $1 बराबर 83 रुपीज।
आज नरेंद्र मोदी जी से कह दिया जाए कि भैया अब इज्जत नहीं घट रही है तो फिर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अद्भुत है वो, अद्भुत है। विश्व कप हम जीतने जा रहे थे, अद्भुत है। हम पूरे विश्व कप में एक भी मैच नहीं हारे, लेकिन पता नहीं नाम का क्या असर है कि उस नाम के स्टेडियम में मैच हुआ, पहुंच भी गए और हमारे वही हीरो बेचारे बाद में आंसुओं के साथ बाहर निकले। बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ। तब मैं आपसे अंत में ये कहना चाहता हूं, यहाँ भगवान जी पौड़िया साहब, ओम प्रकाश जी, नाथूराम जी, वीरेंद्र जी, गिरधारी राम जी, हमीद गौरी साहब, आरिफ खान साहब, ये सब यहाँ खड़े हैं। मैं अंत में ये जो मेरा भाई है बड़ा बहादुर है, बड़ा मतलब जिसको कहते हैं ना कि दमदारी से लड़ने वाला, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं सांसद बाद में हूं, पहले शायर हूं, तो मेरा मन कर रहा है मैं 4 पंक्तियां पढ़ दूं और वो याद रखिएगा आप सारे लोग कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, कि कहां सोया है चौकीदार। बहुत समझदार लोग हैं, मैं नहीं जानता था कि इतने राजनीतिक तौर पे जागरूक लोग हैं। मैंने नाम भी नहीं लिया, लेकिन चौकीदार का नाम आते ही आप समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं नाम नहीं लूंगा और आप फिर समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। हमारे अल्पसंख्यक विभाग राजस्थान के अध्यक्ष आबिद कागजी साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे इमरान कुरैशी साहब, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मोहतरम एमडी चौकदार साहब, बाकी हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, ये सब भी बहुत समझदार है। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी अल्पसंख्यक विभाग के इंसाफ आजाद साहब। मैं पढ़ता हूं अगले 2 मिनट आपके बीच में, मैं चाहता हूं कि बिल्कुल उत्सव के माहौल में इस चुनाव को लड़िए। भाजपा वाले अजीब शक्ल लेकर के घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा तनाव है चेहरे पे। लेकिन कांग्रेस के जितने भी वीडियो आ रहे हैं, आप गोविंद डोटासरा का वीडियो उठा करके देखिए, हमारे पीसीसी अध्यक्ष कुछ बोल ही नहीं रहे, सिर्फ नृत्य कर रहे हैं, गाना बज रहा है और उनके हाथ घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है, प्रचार हो रहा है। आप सचिन भाई की सभाएं देखिए, सामने से जिंदाबाद और आई लव यू के नारे लग रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है। गहलोत साहब जा रहे हैं, जनता अपने आप योजनाएं गिना रही है। राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं, नारा लग रहा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। हमसे एक दिन एक साथी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राजस्थान में फिर से खुलेगी? मैंने कहा देखो यार, ये राजस्थान है, ये जब भी करता है कुछ बड़ा करता है। दुकान तो कर्नाटक में खुली है, यहाँ तो शोरूम खुलेगा मोहब्बत का। ये राजस्थान है, ये वीरों की धरती है, ये जब भी करेगा कुछ बड़ा करेगा और ऐसे वापस भेजेगा ये जो बड़े बड़े हवाई जहाज लेकर के। आज हम जब टेक ऑफ करने के लिए चार्टर्ड में बैठे तो प्रधानमंत्री जी अपना विमान लेके उसी समय उतर रहे थे। बड़े बड़े विमान आए हैं, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आए हैं, पैसे बहाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान की जनता को बड़ा भोला भाला समझते हैं। नहीं भैया, ये भोले नहीं है, ये भाले हैं। आप इनको इतना आसान मत समझिए। इतना आसान समझे होते तो जिस ईडी को भेज करके आप पूरे देश में सरकारें गिरा रहे थे, उस ईडी के अधिकारी यहाँ खुद ही गिरफ्तार हो गए। ये है राजस्थान। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दुनिया में कोई भी व्यक्ति मिले आपको, बुजुर्ग आदमी, चाचा यहाँ बैठे, इनसे पूछिए जब आप पढ़ते थे तो आपके साथ 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में कोई साथी आपका पढ़ता था? है कोई? तो अब ये 2-3 नाम गिना देंगे कि मेरे साथ प्राइमरी में ये थे,
लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि जब आप पॉलिटिकल साइंस में, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो आपका क्लासमेट कौन था, आपके साथ कौन पढ़ता था? आज तक पूरे देश में मुझे कोई नहीं मिला है। मतलब कमाल है। और ये तो राजस्थान है, लाडनू है, नागौर है, यहाँ व्यापार को समझने वाले लोग हैं। आप अभी किसी भी बुजुर्ग आदमी से पूछिए कि भाई आपका काम धंधा क्या है, तो जो इनका कारोबार होगा ये बताएंगे कि हमारा ये काम है। इनसे पूछिए आपके 2-4 ग्राहक बता दीजिए तो उसका नाम भी गिना देंगे। लेकिन मैंने तो कई बार सोचा कि मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि वडनगर में जब आप चाय बेचते थे तो किसने पिए, मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए। कोई नहीं मिला, आज तक कभी कोई नहीं मिला। तब मैं तो कवि हूं, मैं तो हास परिहास कर सकता हूं, तो मैं बड़े सलीके से एक हास की बात कहता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ऐसे कमजोर तालियों से काम नहीं चलेगा, जाना चाहिए दिल्ली तक आपकी तालियां। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। और तालियां तो चौथी पंक्ति पे चाहिए कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली पंक्ति पुकारते हैं आपको कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आप विश्वास करें, एक बात की मैं प्रशंसा करता हूं, मैं बैठा था तब भी मैंने आबिद से भी ये बात कही कि जितनी ऊर्जा मैं यहां के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं, मैं 4 राज्यों के चुनाव में प्रचार करके यहां पहुंचा हूं, आप विश्वास करें, ये ऊर्जा, ये जिंदा दिली, ये हौसला और अपने प्रत्याशी के प्रति ये समर्पण और प्यार मैंने पूरे देश के किसी भी विधानसभा में नहीं देखा। मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं, आपकी तारीफ करता हूं। आप इतने अच्छे लोग हैं कि मेरे अंदर का शायर लगातार जाग रहा है, मैं लगातार सुनाता रहूंगा। इस मामले में मुझे अगली सभा के लिए जाना है, मुझे धौलपुर पहुंचना है, इसलिए मैं एक वादा आपसे करता हूं कि आपने पिछली बार 13,000 के मार्जिन से मुकेश भाकर को विधायक बनाया था। इस बार आंकड़ा कम से कम, मैं कोई आंकड़ा नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये आंकड़ा कम से कम 56 तक तो पहुंच ही जाए, प्रधानमंत्री जी को भी यह महसूस हो कि नहीं भाई, सिर्फ उन्हीं की छाती 56 इंच की नहीं है, लाडनू की भी छाती 56 इंच की है। तो एहसास हो जाए और आप ये कर सकते हैं। अगर आप एकजुट हो गए तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपके राज्य से सांसद नहीं हूं, वरना सारा खजाना में अपना सारा बजट लाके लाडनू में दे देता, लेकिन ये वादा करता हूं कि मुझे ऊपर वाले ने, खुदा ने, ईश्वर ने मुझे शायरी का हुनर दिया है और आप मेरी शायरी से प्रेम करते हैं, तो आप मुकेश को जिताइए। जीतने के बाद इसी बस स्टैंड पर एक बार आपका धन्यवाद करने, शुक्रिया अदा करने फिर आऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, निकलना है, देर हो रही है, अगली बार फिर आऊंगा। धन्यवाद। एक सेकंड, इमरान भाई एक शायरी और हमें कहेंगे। इतना प्यार, अगर इनकी सभा नहीं होती तो आज हम इनको रात तक यही सुनते। और मैं चाहूंगा इमरान भाई एक बार और आपको। देखिए, मुकेश भाई ने 4 पंक्तियों के लिए और कहा है, और मैं जानता हूं कि यह एक ऐसी जनसभा है कि इस जनसभा में वो 4 पंक्तियां ना पढ़ूं तो कुछ अधूरा अधूरा रह जाएगा। अभी इसके बाद आप उठेंगे नहीं। डोटासरा जी ने एक मैसेज भेजा है, वीडियो संदेशा भेजा है, वो भी आपको सुनना है।
लेकिन मैं पहले 4 पंक्तियां सुना देता हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। तालियां अगली पंक्ति पे चाहिए, वो जो नाम आएगा उस नाम के प्रति आपका जो प्यार है वो दिखेगा इन पंक्तियों में कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। आज से एक एक मतदाता ये समझे कि वो खुद मुकेश भाकर है। निकलिए, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, यारों को, संबंधियों को फोन करिए। जो इधर उधर कहीं किसी झांसे में आए हुए हो उन्हें खुद समझाइए, उन्हें बताइए कि यार इतना शानदार नौजवान युवा नेता हमें मिला है, इसे खोना नहीं है, इसे 56,000 से जिता करके असेंबली भेजनी है। बहुत शुक्रिया। बहुत रोलिंग सर। राम राम साहब, मैं गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, आपसे लाडनू विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं से अपील करने आया हूं। यहां पर आपके लोकप्रिय नेता, मेरे छोटे भाई श्री मुकेश भाकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। मुकेश भाकर ने 5 साल तक सरकार में साथ लेकर के आप सब लोगों के लिए विभिन्न विकास के कार्य किए हैं, व्यक्तिगत कार्य भी किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने महंगाई राहत कैंप